हेलो रॉक स्टार्स। तो इस बार हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, या हम बोलते हैं मानव जनन। पहले हम जानते हैं जनन होता क्या है। तो जनन किसी भी जो भी इंडिविजुअल है उसकी एक कैपेबिलिटी, एक क्षमता कि उसके द्वारा एक अपनी तरह का और इंडिविजुअल प्रोड्यूस करना, ये जो प्रक्रिया है इसी को जनन कहते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है कि जनन दो तरीके का होता है, लैंगिक और अलैंगिक जनन। जो अलैंगिक जनन होता है उसमें केवल एक ही पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी माता या पिता कोई एक इस काबिल होता है कि वो नए इंडिविजुअल को बर्थ दे सके, जन्म दे सके। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी जो लैंगिक जनन होता है उसमें माता और पिता दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। अलैंगिक जनन की अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे गैमीट यानी जो युग्मक हैं वो नहीं बनते। अगर बनते भी हैं, मान लीजिए बन गया, तो उनका फ्यूजन यानी विदलन नहीं, उनका संलयन नहीं होता। लेकिन लैंगिक जनन की बात करेंगे तो युग्मक बनेंगे और युग्मक का संलयन भी होगा। तो हमारे यहाँ लैंगिक जनन परफॉर्म करते हैं, और हमारे यहाँ जो मेल युग्मक यानी नर का युग्मक है वो नर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, और जो फीमेल का युग्मक है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यानी जनन अंग में बनता है। तो अगर हम जनन अंगों की बात करें तो हम जनन अंगों को भी दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं। ऐसा जनन अंग जिसमें हमारे यहाँ युग्मक बनते हैं उन्हें हम प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। यानी अगर हम बात करें तो नर में वृषण होगा जहाँ पे शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है, और मादा में क्या होगा, ओवरी होगा, अंडाशय होगा जहाँ पे हम अंडे को बनाते हैं। लेकिन हम बोल रहे हैं कि लैंगिक जनन में होता क्या है कि युग्मक बनता भी है और युग्मक का संलयन भी होता है। अब युग्मक तो मेल का मेल में बन रहा है और फीमेल का फीमेल में बन रहा है, तो डेफिनेट सी बात है कि अगर हम वृषण और अंडाशय को हटा दें तो बहुत सारे अंग ऐसे होंगे जो इनको मिलने में मदद करते होंगे, यानी इनके संलयन में हेल्प करते होंगे। ऐसे सारे जनन अंगों को हम गौण जनन अंग या द्वितीयक जनन अंग बोलते हैं। तो हमारे यहाँ जनन अंगों को दो हिस्सों में बांटा गया है, प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। तो हम अलग अलग करके, चूंकि हमारे यहाँ रिप्रोडक्शन के दो एस्पेक्ट हैं, रिप्रोडक्शन के दो एस्पेक्ट हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ लैंगिक जनन होता है और दोनों पेरेंट्स की भागीदारी होती है, इसमें नर भी होगा और मादा भी होगी। तो नर जनन तंत्र हम अलग पढ़ते हैं और मादा जनन तंत्र अलग पढ़ते हैं। नर जनन तंत्र की अगर हम बात करें तो नर जनन तंत्र जो होता है इसमें दो हिस्सों में हम बांट लेते हैं, एक तो प्राथमिक जनन अंग और दूसरा द्वितीयक जनन अंग। अगर हम नर जनन अंग की बात करें तो जैसा कि हमें पता है प्राथमिक जनन अंग हमारे यहाँ वृषण होता है। वृषण की अगर हम बात करें तो अगर हम भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान देखें और मेल की बात करें यानी नर की बात करें, तो नर अगर डेवलप हो रहा है भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान, तो जो वृषण होता है वो उदर गुहा में ही पाया जाता है, यानी एब्डोमिनल कैविटी में ही पाया जाता है। और वृषण को जन्म के जस्ट पहले, थोड़ा पहले, जो स्क्रोट्रम होता है यानी जो अंडकोश होते हैं उसमें लाया जाता है, जिसे हम स्क्रोटल सैक कहते हैं। तो कैसे लाते हैं, तो हम इंग्वाइनल कैनाल होती है, इंग्वाइनल नलिका होती है, उसके तहत लेके आते हैं जस्ट बिफोर द बर्थ, यानी पैदा होने से जस्ट पहले। तो अगला सवाल आएगा कि हम क्यों लाते हैं। लाते इसलिए क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो शुक्राणु को बनने के लिए तापमान चाहिए वो चाहिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का जो डिफरेंस है उसी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे उदर गुहा में वृषण हुआ करता था उसको लाके अंडकोश में लाके रखते हैं, या वृषण कोश में लाके रखते हैं उसे। कभी कभी नहीं आ पाता, वृषण कोश में डिसेंट नहीं हो पाता हमारे टेस्टिस का, वृषण का। इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, इस कंडीशन को क्रिप्टो आर्किडिज्म बोलते हैं, जिसको हम सर्जरी के द्वारा यानी शल्य चिकित्सा के द्वारा सही करते हैं। उस प्रोसेस को, प्रक्रिया को हम आर्कियोपैक्सी बोलते हैं। वृषण की बात करें तो हमारे यहाँ दो वृषण पाए जाते हैं। वृषण की बात करें तो दो वृषण पाए जाते हैं हमारे यहाँ। अगर इनके लंबाई चौड़ाई की बात करें तो लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, और चौड़ाई की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ये बातें आप पढ़े होंगे। अगर हम टेस्टिस को यानी वृषण को लें और हम जानना चाहें कि आखिर में हमारे यहाँ टेस्टिस में शुक्राणु कहाँ बनता है, कैसे बनता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो शुक्राणु के बनने के लिए जिम्मेदार हैं, तो हम टेस्टिस को लेके अगर काट के देखें तो हमारे वृषण में 3 लेयर पाए जाते हैं, 3 आस्तर पाए जाते हैं। जो सबसे बाहरी आस्तर होता है उसे हम बोलते हैं क्या, ट्यूनिका वेजाइनेलिस, जो कि केवल वृषण में पाया जाता है, यानी केवल मेल में पाया जाता है। नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि ये फीमेल में भी पाया जाता होगा। दूसरा होता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और तीसरा होता है ट्यूनिका वेसिकुलेसा।
जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होती है वो हमारे टेस्टिस को दो भागों में बांटती है। जिस भाग से बांटती है प्रॉक्सिमल पार्ट डिस्टल पार्ट में हम बोलते हैं मीडियास्टिनल टेस्टिस बोल रहे होते हैं उसे। जो ट्यूनिका वेसिकुलेसा होता है इन्वेजिनेट होती है, धंसती है, और धंसने के बाद बनाती है क्या, वृषण पालिकाएं। और जैसा कि हमने पढ़ा होगा कि एक वृषण में अगर हम देखें तो 200 से लेकर 250 वृषण पालिकाएं पाई जाती हैं। ऐसा पढ़ा होगा आपने। तो हमारे पास दो वृषण है चूंकि, तो टोटल अगर आपसे वृषण पालिका पूछा जाता है तो हमारे यहाँ टेस्टिस में 400 से लेकर 500 वृषण पालिकाएं पाई जाती हैं। अगर एक वृषण में पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा 200 से 250। अब हम जानना चाहते हैं कि हमारे वृषण के अंदर कैसे हमारे यहाँ शुक्राणु बनता है। तो हमने एक वृषण पालिका को लिया, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को लिया। तो हम देखते हैं कि एक वृषण पालिका के अंदर हम बोलते हैं कि 1 से लेकर 3 बहुत ही लच्छेदार एक नलिका पाई जाती है जिसे शुक्रजनक नलिका कहते हैं, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। इस शुक्रजनक नलिकाओं के चारों तरफ के क्षेत्र को हम बोलते हैं अंतराली क्षेत्र, जिसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे बोलते हैं अंतराली कोशिका या लेडिंग सेल्स बोलते हैं। ठीक है। जो हमारे यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी शुक्रजनक नलिका है, अगर हम उसको काट करके देखें तो शुक्रजनक नलिका में दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं, दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है हमारी नर जर्म कोशिका और दूसरी होती है सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका को हम नर्स कोशिका भी बोलते हैं या सस्टेंटाकुलर सेल्स भी बोलते हैं। अब ये जो नर जर्म कोशिका होती है, जब हम प्यूबर्टी अटेन करते हैं तो यही नर जर्म कोशिका हमारे यहाँ डिवाइड होती है और शुक्रजनक बनाती है, और खास करके प्राथमिक शुक्रजनक बनाती है। लेकिन ये प्राथमिक शुक्रजनक बनाने का कार्यक्रम शुरू कब हुआ, हम प्यूबर्टी बोल क्यों रहे हैं, हम क्यों बोल रहे हैं कि जब हम प्यूबर्टी अटेन करेंगे, तो हम प्यूबर्टी जब अटेन करते हैं तो हमारे यहाँ हार्मोन रिलीज करता है हमारा हाइपोथैलेमस, जिसका नाम होता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है हमारे वृषण के पास, वृषण पे आता है बेसिकली, और वृषण के पास ना आते हुए पहले पीयूष ग्रंथि के पास जाता है। पीयूष ग्रंथि से क्या करता है, एक्टिवेट करता है, और खास करके जो अग्र पीयूष ग्रंथि है उसे एक्टिवेट करता है, और जिसके रिस्पेक्ट में हमारा जो पीयूष ग्रंथि है वो FSH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे कि पुट्टिकीय परिवर्धन हार्मोन भी बोलते हैं, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे कि हम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं। ये दो हार्मोन स्रावित कराता है। ठीक है। ये जो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या जिसे हम ICSH बोल रहे हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो हमारे लीडिंग कोशिका पे आती हैं और एक्ट करती हैं, और उसके बदले लीडिंग कोशिका एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करती है। जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होती है वो हमारी सर्टोली कोशिका पे एक्ट करती है। सर्टोली कोशिका पे एक्ट करने के बाद कुछ फैक्टर्स रिलीज कराती है, जिससे कि हमारा नर जर्म कोशिका जो है वो विभाजन की शुरुआत करता है और बहुत सारा प्राथमिक जनक बनाता है, प्राथमिक जनक कोशिका बनाता है। इतनी बातें हमने पढ़ी होंगी। लेकिन अगर हम वृषण को काट करके देखें तो जैसा कि हमने बताया कि 3 अस्तर पाया जाता है और शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं, और एक वृषण पालिका में 1 से लेकर 3 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। तो ये जो नलिकाएं हैं, शुक्रजनक नलिकाएं हैं, बहुत ही लच्छेदार होती हैं। तो इनसे निकलने वाली जो नलिका होती है उसे हम बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। ट्यूबुलाई रेक्टाई जो एक शुक्रजनक नलिका से एक ट्यूबुलाई रेक्टाई, वैसे ही 200 से 250 अगर वृषण पालिकाएं हैं तो बहुत सारी शुक्रजनक नलिकाएं निकलती होंगी, ट्यूबुलाई रेक्टाई निकलती होंगी, और जो बनाती हैं एक जाल नुमा संरचना जिसे बोलते हैं रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस यूनाइट होता है, यानी सारे जालक यूनाइट होते हैं, सारी नलिकाएं जुड़ती हैं और बात बनाती हैं क्या, वासा इफ्रेंसिया। ये वासा इफ्रेंसिया खुलता है किसमें, अधिवृषण में, जिसे कि हम बोलते हैं क्या, एपिरिडाइमिस। एपिरिडाइमिस की बात करेंगे तो बहुत ही लच्छेदार संरचना होती है, बहुत ही लच्छेदार संरचना होती है, और इसके 3 हिस्से होते हैं। जो हेड यानी सिर का इलाका होता है उसे बोलते हैं कैपुट एपिरिडाइमिस, जो बॉडी होता है उसे बोलते हैं कॉर्पस एपिरिडाइमिस, और जो पूंछ वाला इलाका होता है उसे बोलते हैं काउडा एपिरिडाइमिस। पूंछ वाले इलाके से एपिरिडाइमिस के यानी अधिवृषण के हमारे पास वास डिफरेंस यानी स्पर्म डक्ट यानी शुक्र नलिका निकलती है, शुक्राणु नलिका निकलती है, जो जाके हमारे यहाँ यूरेथ्रा में खुलती है, यानी मूत्रनाल में खुलती है। ठीक है। ये तो बातें हो गई हमारे यहाँ कि कैसे होता है, और हमने हार्मोन्स देख लिया कि कैसे होता है। तो ये जो शुक्रजनक नलिका हमारे यहाँ खुलती है, शुक्रजनक जो नलिका है, जो हमारे यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, शुक्रजनक नलिका है, उसका नर जर्म कोशिका जो होता है डिवाइड करता है और बेसिकली क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है। इसकी बात हम स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ेंगे, यानी शुक्राणु जनन जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक, हम बात करें तो वैसे ही अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जब हमारा शुक्रजनक नलिका जो है यानी वास डिफरेंस, जो हमारा वास डिफरेंस है, शुक्राणु नलिका जो है वास डिफरेंस है, जब हमारे यूरेथ्रा के पास जाता है तो वहाँ पे 3 जो है एसेसरी ग्लैंड भी पाई जाती हैं। 3 अगर नाम के हिसाब से देखें तो एक होता है
हमारा सेमिनिफेरस एक होता है हमारे पास सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल को हम बोलते हैं शुक्राशय। जब वास्ट डिफरेंस शुक्राशय की नलिका से मिलता है तो हमारे यहाँ बनाता है क्या, अस्खलन नलिका, और यही अस्खलन नलिका जो है हमारे यूरिनोजेनिटल साइनस में ओपन होती है। सेमाइनल जो लिक्विड होता है, जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है, वो हमारा शुक्राशय ही रिलीज करता है। जब वृषण से निकलने वाला शुक्राणु इस सेमाइनल प्लाज्मा यानी शुक्राशय के सिक्रीशन से मिलता है तो उसे ही हम सीमेन बोल रहे होते हैं, वीर्य बोल रहे होते हैं। ठीक है, ये जो सेमाइनल वेसिकल है, शुक्राशय है, वो 2 नंबर में होता है क्योंकि टेस्टिस भी 2 है हमारे पास। ठीक है, फिर हम बात करें तो हमारे पास पुरस्थ ग्रंथि पाई जाती है, जो कि होती तो एक है और जो यूरिनोजेनिटल साइनस के चारों तरफ होती है। और फिर तीसरा हमारे पास पाया जाता है क्या, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड। इन तीनों के अपने सिक्रीशन हैं जो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की तरह काम करते हैं। अगर हम बात करें शुक्राशय की, तो शुक्राशय हमारे यहाँ जो वीर्य है उसमें क्या करता है, फ्रक्टोज रिच कंटेंट ऐड करता है ताकि शुक्राणु को न्यूट्रिशन प्रॉपरली मिल सके। फिर हम बात करें पुरस्थ ग्रंथि की, तो पुरस्थ ग्रंथि क्या करता है हमारे यहाँ, एल्केलाइन सिक्रीशन ऐड करता है हमारे यहाँ। एल्कलाइन सिक्रीशन मतलब क्षारीय सिक्रीशन ऐड करता है, क्योंकि हमारे यहाँ यूरिन जो होता है, मूत्र जो होता है, उसका पीएच जो होता है 6 होता है। तो इस एसिडिक पीएच में क्या हो, हमारे यहाँ शुक्राणु को कोई नुकसान ना हो, इसलिए रास्ते को क्षारीय बनाता है। और तीसरा होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड, जो लुब्रिकेटिंग बनाता है हमारे यहाँ मीडिया को, ताकि स्पर्म की मोटिलिटी को कोई प्रभाव न पड़े। तो ये 3 तरह की सहायक ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं। वही अगर हम बात करें स्त्री जनन तंत्र की, तो स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय होगा, साथ साथ में अंडवाहिनी होगी, ओविडक्ट होगा, गर्भाशय यानी यूट्रस होगा, और गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स होगा, तथा योनि पाई जाती है। योनि बाह्य जननेंद्रिय जिसे कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया शामिल होते हैं, जो कि श्रोणि क्षेत्र में होते हैं। जनन तंत्र में सभी अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथियों के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से संयोजित होते हैं, जिनके फलस्वरूप अंडोत्सर्ग, निषेचन, सगर्भता, शिशुजन तथा शिशु की देखभाल की प्रक्रियाओं की सहायता मिलती है। तो अगर हम बात करें तो अंडाशय जो है स्त्री के यहाँ प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है, जो स्त्री युग्मक यानी अंडाणु और कई स्टेरॉइड हार्मोन को उत्पन्न करता है। ठीक है, उदर के निचले भाग के दोनों ओर देखें तो एक एक अंडाशय स्थित होता है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई अगर हम देखें तो लगभग 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर होती है, और यह श्रोणि भित्ति और गर्भाशय के स्नायुओं द्वारा जुड़े होते हैं। प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला एपिथेलियम से ढका होता है, जो कि अंडाशय पीठिका ओवेरियन स्ट्रोमा से जुड़ा होता है। यह पीठिका 2 क्षेत्रों, एक परिधीय बलकुट और एक आंतरिक मध्यांश मेडुला में विभक्त होता है। तो अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र के बारे में, कि मादा जनन तंत्र को अगर हम अच्छे से देखना चाहें, समझना चाहें, तो गर्भाशय की बात करें तो गर्भाशय की 3 दीवार पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं परिगर्भाशय, गर्भाशय पेशीय स्तर और गर्भाशय अंतः स्तर। अगर हम अंग्रेजी में बोलें तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। गर्भाशय की बात करेंगे तो वहाँ से डिंब वाहिनी नलिका यानी फैलोपियन ट्यूब की शुरुआत होती है। फैलोपियन ट्यूब में देखेंगे तो स्टोमस पाया जाता है, एम्पुला पाया जाता है, इन्फेंडिबुलम पाया जाता है यानी कीप पाया जाता है। कीप नुमा संरचना होती है, जहाँ पे उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, झल्लरी बोलते हैं या फिम्ब्रिया बोलते हैं। हमारे यहाँ जो बनने वाला है, जो हमारे यहाँ ओवरी जो होती है यानी अंडाशय जो होता है, वहाँ पे अंडा बनता है। स्त्री में बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत जघन शैल यानी मॉन्स प्यूबिस, बृहद भगोष्ठ यानी लेबिया मेजोरा, लघु भगोष्ठ यानी लेबिया माइनोरा, योनि छद यानी हाइमेन और भगसेप क्लाइटोरिस आदि होते हैं। जघन शैल वसामय उत्तकों से बनी एक गद्दी सी होती है, जो त्वचा और जघन बालों से ढकी होती है। बृहद भगोष्ठ की बात करेंगे अगर, तो उत्तकों का मांसल बलन है, जो जघन शैल के नीचे तक फैले होते हैं और योनि द्वार को घेरे में रखते हैं। लघु भगोष्ठ उत्तकों का वह एक जोड़ा बलन होता है और यह बृहद भगोष्ठ के नीचे स्थिर होता है। योनि का द्वार देखें अगर, तो प्रायः एक पतली झिल्ली जिसे कि योनि छद यानी हाइमेन बोलते हैं, उससे ढका रहता है। ये आंशिक रूप से ढका होता है। भगसेप एक छोटी सी उंगली जैसा संरचना होता है, जो मूत्र द्वार के ऊपर 2 बृहद भगोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित होता है। योनि छद प्रायः पहले मैथुन के दौरान फट जाता है, हालांकि यह आवरण कभी कभी तेज धक्के या अचानक गिरने की वजह से भी फट सकता है। कार्यशील बात करें अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो हमारे यहाँ स्तन ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं। तो कार्यशील स्तन ग्रंथि की बात करें तो सभी मादा स्तनधारियों का विलक्षण ग्रोह है। स्तन ग्रंथियाँ युग्म संरचना है, जिसमें ग्रंथिल उत्तक और विभिन्न मात्रा में वसा होते हैं। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल उत्तक देखें तो 15 से 20 स्तन पालियाँ पाई जाती हैं, जिसे हम मेमोरी लोब्स कहते हैं।
इसमें कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं जिन्हें कूपिका कहते हैं। कूपिकाओं की कोशिकाओं से दुग्ध स्रावित होता है और जो दुग्ध कूपिकाओं की गुहाओं में एकत्र होता है। कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी यानी मेमरी डक्ट बनाती हैं। कई स्तन वाहिनियां मिलकर एक बृहद स्तन तुंबिका बनाती हैं जो दुग्ध वाहिनी यानी लेक्टिफेरस डक्ट के थ्रू दुग्ध को बाहर निकालने में मदद करता है। तो अगर हम बात करें तो अब हमारा जो टॉपिक है वो होता है युग्मक जनन की युग्मक बनता कैसे है। तो मेल में मेल युग्मक यानी शुक्राणु बनता है और फीमेल में फीमेल युग्मक यानी अंडाणु बनता है। तो मेल की बात करें तो मेल में जो शुक्राणु का बनना है उसे बोलते हैं शुक्र जनन बोलते हैं। और शुक्र जनन हम जानते हैं कि जो नर जर्म कोशिका होती है वही प्राथमिक शुक्र जनक बनाती है। तो कुछ नर्म जर्म से कोशिकाएं जब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है तो माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन करना शुरू करती हैं। समसूत्री विभाजन करने के पश्चात होता क्या है कि बहुत सारा स्पर्मेटोगोनिया यानी नर जर्म कोशिका बनाती हैं। स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं बहुत सारा जो नर्म शुक्राणु जन बनता है, बहुत सारा स्पर्मेटोगोनिया या शुक्राणु जन जो बनता है उनमें से कुछ शुक्राणु जन जो होते हैं उनमें विकास होना शुरू होता है यानी उनका ग्रोथ होता है और कुछ लगातार डिवाइड करके विभाजित होकर शुक्रजनक बनाते रहते हैं, शुक्राणु जन बनाते रहते हैं। जो प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं हैं वो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की शुरुआत करती हैं विकसित होने के बाद और प्रथम अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट करने के बाद बनाती हैं क्या, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बनाती हैं। यानी एक प्राथमिक जो शुक्र कोशिकाएं हैं वो दो द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बनाती हैं। द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन में जाती हैं और उसके रिजल्ट में क्या बनाती हैं, शुक्राणु पुरुष बनाती हैं यानी स्पर्मेटिड बनाती हैं। ये स्पर्मेटिड हमारे सर्टोली सेल से जाके अटैच होता है, वहाँ पे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है, पोषण प्रदान करता है। उसके बाद मैच्योर होने के बाद शुक्राणु के रूप में बाहर निकलता है। जब स्पर्मेटिड बनता है यानी शुक्राणु पुरुष बनता है तो उसके पास पूंछ नहीं होती है। तो सर्टोली सेल से अटैच होने के बाद, विकसित होने के बाद इसमें टेल यानी पूंछ भी लगता है, इसलिए इस प्रोसेस को स्पर्मेटिलियोसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे शुक्राणु जनन होता है हमारे यहाँ मेल में। अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल में कैसे होता है, तो फीमेल बेबी जब पेट में होती है मदर के, तो जितना भी अंडा बनना होता है फीमेल्स में वो जस्ट बिफोर द बर्थ ही बन जाता है। यानी फीमेल बेबी के डेवलप होने के पहले ही बहुत सारे क्या होते हैं, अंडजननी कोशिकाएं बन जाती हैं। ये अंडजननी कोशिकाएं अपने विभाजन की शुरुआत करती हैं और प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की जब ये शुरुआत करती हैं तो इस प्रथम अर्धसूत्री विभाजन को रोक दिया जाता है, अरेस्ट कर दिया जाता है। किसमें, प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में, मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में रोक दिया जाता है, अरेस्ट कर दिया जाता है। इसे अरेस्ट करने के बाद ये जो प्राथमिक जो कोशिकाएं हैं, जो हमारी प्राथमिक जो अंडजननी है जिसे कि हम प्राथमिक अंडजननी बोल रहे हैं, उसके चारों तरफ बहुत सारी सेल्स अरेंज हो जाती हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स जिसे बोलते हैं। तो इस पुट्टिकी या पुट्टिका के फॉर्म में हो जाता है जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक पुट्टिका। प्राथमिक पुट्टिका के अंदर जो कोशिका होती है उसे हम प्राथमिक अंडजननी बोलते हैं। ये प्राथमिक पुट्टिकाएं प्रेजेंट होती हैं हमारे फीमेल्स में, मिलियंस प्राथमिक पुट्टिकाएं पाई जाती हैं और ये बर्थ के पहले जितनी प्राथमिक पुट्टिकाएं बन जाती हैं बस वही बनती हैं, बाद में कोई प्राथमिक पुट्टिका नहीं बनती है। अब ये प्राथमिक पुट्टिकाएं अपने मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन को ऐसे ही रोके, अर्धसूत्री विभाजन स्टेज में ऐसे ही रोकी गई रहती हैं। कब तक रोकी गई रहती हैं, तो जब तक प्यूबर्टी ना आ जाए। क्यों, प्यूबर्टी में क्या होगा, तो प्यूबर्टी में दो हार्मोन आएंगे, एक तो पुट्टिकीय परिवर्धन हार्मोन आएगा और दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा। तो पुट्टिकीय परिवर्धन हार्मोन कब आएगा, तो जब हम 12 से 13 साल की अवस्था में आते हैं तब पुट्टिकीय परिवर्धन हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज होता है उसके रिस्पेक्ट में हमारे यहाँ स्रावित होता है। तब तक अगर हम देखते हैं तो मिलियंस जो प्राथमिक पुट्टिकाएं हमारे पास थीं, हमारे वयस्क अवस्था में आते यानी प्यूबर्टी आते आते क्या होती हैं, वो डीजनरेट कर जाती हैं। इस प्रोसेस को फॉलिकुलर एट्रेसिया बोलते हैं। और लगभग अगर हम देखें तो वयस्क होते होते यानी प्यूबर्टी अटेन करते करते हमारे पास 60 से 80 हज़ार प्राथमिक पुट्टिकाएं पाई जाती हैं। इन प्राथमिक पुट्टिकाओं पे जब एफएसएच आता है तो इनका ग्रोथ कराता है और बदलता है किसमें, द्वितीयक पुट्टिकाओं में बनाता है, कन्वर्ट करता है। लेकिन अभी प्राथमिक अंडजननी ही द्वितीयक पुट्टिकाओं के अंदर पाई जाती हैं क्योंकि इनका मियोसिस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जब ये प्रॉपरली द्वितीयक पुट्टिका ग्रो कर जाती है तो अपना मियोसिस कंप्लीट करती है और बनाती है क्या, तृतीयक पुट्टिका बनाती है जिसमें सेकेंडरी oocyte यानी द्वितीयक अंडजननी पाई जाती है और रिजल्ट में एक ध्रुवीय पिंड बनता है। ये द्वितीयक जो हमारी अंडजननी है वो अपना अर्धसूत्री विभाजन 2 की शुरुआत करती है, बस उसे मेटाफेज स्टेज में रोक दिया जाता है। इस दौरान जो पुट्टिका होती है उसकी काफ़ी ग्रोथ हो जाती है जिसे हम बोल रहे होते हैं ग्राफी पुट्टिका, जिसमें कि लेयर्स आ जाती हैं। थीका एक्सटर्ना जो कि नॉन सिक्रेटरी होती है, कुछ भी सिक्रेट नहीं करती है। दूसरा थीका इंटरना जो कि अंदर की तरफ होती है जिसे हम बोलते हैं सिक्रेटरी लेयर, जो रिलीज करती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन।
फिर हमारे पास जो हमारे पास ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं वो पाई जाती हैं, एंट्रम पाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा जो द्वितीयक अंडजननी है या सेकेंडरी oocyte है, उसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, एक नॉन सेलुलर लेयर पाया जाता है, जिसे अकोशिकीय जो लेयर पाया जाता है उसे बोलते हैं जेवना पेलुसिडा। उसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स जो पाई जाती है उसे बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा की सेल्स जो होती हैं वो अटैच होती हैं पेरिफेरल सेल से क्यूमुलस ओवेरिकस की मदद से, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोल रहे होते हैं ग्राफी पुट्टिका बोल रहे होते हैं। तो ऐसे ग्राफी पुट्टिका बनता है, और इस दौरान फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की एक्टिविटी बढ़ी हुई होती है। फिर हमारे यहाँ होता है क्या कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की एक्टिविटी बढ़ती है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की एक्टिविटी जब बढ़ती है तो फिर जरा सोचिएगा कि जो द्वितीयक अंडजननी यानी सेकेंडरी oocyte है उसका जो मियोसिस है कब कंप्लीट होगा। तो उसका मियोसिस बस इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए उसे मेटाफेज में रोका गया था क्योंकि मियोसिस कंप्लीट करने के लिए उसे सेंट्रियोल की ज़रूरत थी, और सेंट्रियोल पाया नहीं जाता इसमें। तो सेंट्रियोल के अभाव में सेंट्रियोल का इंतजार करती है। जब शुक्राणु आता है तो उसके प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का इस्तेमाल करके हमारी द्वितीयक अंडजननी जो है अपने मियोसिस को कंप्लीट करती है। तो जो अंडा होता है वो शुक्राणु के आने का वेट करता है ताकि उसके प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का इस्तेमाल करके अपना जो द्वितीयक अर्धसूत्रीय विभाजन है उसे कंप्लीट कर सके। यही अंडा अगर शुक्राणु अगर नहीं आया तो अंडा चूंकि अपना जो द्वितीयक अंडजननी है वो अपना मियोसिस कंप्लीट नहीं कर पाती है, और नहीं कर पाती है तो डीजनरेट कर जाती है, जिसकी वजह से मासिक धर्म की प्रक्रिया या आत्रव चक्र की प्रक्रिया होती है। तो आपके यहाँ हार्मोनल ग्राफ बना होगा, हार्मोनल ग्राफ बना होगा तो उस ग्राफ को थोड़ा समझिएगा। जैसे आपके यहाँ हार्मोन का ग्राफ बना होगा तीन तरह से, एक तो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन का स्तर बना होगा, दूसरा अंडाशयी घटनाएं बनी होंगी, तीसरा अंडाशयी हार्मोन का स्तर बना होगा, और चौथा गर्भाशयी घटनाएं बनी होंगी। तो शुरुआत में क्या होता होगा, एफएसएच और एलएच की एक्टिविटी बढ़ी हुई रहती होगी जो पुट्टिकीय प्रावस्था को रिप्रेजेंट करेगा। एफएसएच और एलएच दोनों ज़्यादा पाए जाएंगे, लेकिन 13वें-14वें दिन क्या होगा, एलएच 13वें दिन देख रहे होंगे ग्राफ में कि एलएच का कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ जाएगा, और एलएच की सांद्रता जैसे बढ़ेगी, एलएच की मात्रा जैसे बढ़ेगी, वैसे ही ग्राफी पुट्टिका से अंडा जो है वो रिलीज हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अंडोत्सर्ग। फिर धीरे 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 ये मेंटेन रहेगा एफएसएच और एलएच का कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन अगर हम अंडाशयी हार्मोन की बात करें तो जैसे जैसे प्राथमिक पुट्टिका ग्राफी पुट्टिका में बदलेगा वैसे वैसे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता चला जाएगा। एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा ज़्यादा रहेगा प्रोजेस्टेरॉन के कंपैरिजन में, लेकिन जैसे ही अंडोत्सर्ग हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाएगा एस्ट्रोजन के कंपैरिजन में। और इस दौरान देख रहे होंगे आप कि जो ऋतुस्राव होता है, रजोधर्म होता है, उसमें इंडोमेट्रियल जो लाइनिंग होती है उसके न्यूट्रिशन की क्षमता को कैसे बढ़ाया जाता है, फिर बाद में यही डिजनरेट कर जाती है, रप्चर कर जाती है, जिसकी वजह से आतर्व चक्र होता है। तो ऐसे ही आतर्व चक्र की बात करते हैं तो मादा प्राइमेटो में यानी बंदर, कपी और मनुष्य आदि में होने वाले जनन चक्र को आतर्व चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। सामान्यतः बात करें तो हम चार स्टेजेस में इसको डिवाइड करते हैं। एक तो होता है रजोधर्म, एक तो होता है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे आतर्व चक्र कहते हैं, दूसरा हमारा होता है पुट्टिकीय प्रावस्था होता है, तीसरा हमारा अंडोत्सर्ग होता है, और चौथा जो होता है सेक्रेटरी फेज होता है। ठीक है, चार अवस्थाओं में बांटते हैं। तो रजोधर्म की जब शुरुआत होती है तो उसे मीनार्की कहते हैं, और रजोधर्म का जब खत्म होता है आखिरी रजोधर्म को हम बोलते हैं मीनोपाज बोलते हैं। ये 27 से 28 दिनों की होने वाली 28 दिनों तक होने वाली एक प्रक्रिया है, इसीलिए इसे आतर्व चक्र कहते हैं, जो कि नियमित अवधि पर होता रहता है। इसी 28 से 29 दिनों की अवधि पर ये होता रहता है। तो जो हमारा मानसिक चक्र होता है, मासिक धर्म होता है, उसको हम चार प्रावस्थाओं में पढ़ते हैं। पहला प्रावस्था जो होता है उसे हम बोलते हैं क्या, पुट्टिकीय प्रावस्था, या इसे बोलते हैं प्रोलिफरेशन फेज या प्रचुरोद्भवन अवस्था बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एफएसएच की एक्टिविटी बढ़ी रहती है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्राथमिक जो अंडजननी होती है, प्राथमिक पुट्टिका जो होती है, उसे ग्राफी पुट्टिका तक ग्रोथ कराती है, और मियोसिस जो रुका होता है उसे कंप्लीट कराती है। ग्राफी पुट्टिका बनने के बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, और उसके वजह से क्या होता है, दूसरी प्रावस्था आती है जिसको बोलते हैं अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग एक दिन होगा, यानी जिस दिन अंडा रिलीज होगा उस दिन को हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। फिर हमारे पास अंडोत्सर्ग जब हो जाएगा तो अंडोत्सर्ग में अंडा तो अलग होगा ही होगा, ग्राफी पुट्टिका का जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। अब ये कार्पस ल्यूटियम जब बन जाएगा तो हमारे यहाँ प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, कार्पस ल्यूटियम का जो ग्राफी पुट्टिका का थीका इंटरना जो था वो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन सिक्रीट करता था। नॉर्मल कंडीशन में तो एस्ट्रोजन ज़्यादा सिक्रीट करता था, प्रोजेस्टेरॉन कम रिलीज करता था, लेकिन कार्पस ल्यूटियम बनने के बाद ये प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा रिलीज करेगा, जो कि हमारे जो इंडोमेट्रियल लाइनिंग है उसको प्रिपेयर करेगा कि अगर फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है तो वो
इम्प्लांटेशन करा सके, यानी एम्ब्रियो यानी जो डेवलपिंग जाइगोट है, ग्रोथ है या एम्ब्रियो हो रहा है, उसे यूट्रस के साथ इनकारपोरेट कर सके, इसके लिए तैयार करता है। अगर होता है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो कार्पस ल्यूटियम एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं होता है तो यही डिजनरेट होकर कार्पस एल्बिकांस बनाता है, और एक कार्पस एल्बिकांस एस्ट्रोजन ज़्यादा सिक्रेट करता है इन कंपेरिजन टू द प्रोजेस्टेरॉन। तो ऐसे करके दिया होगा आपके यहाँ अथर्व चक्र। फिर बात आती है निषेचन की। तो निषेचन होता क्या है? तो मेल और फीमेल जो इस गैमीट हैं उनके फ्यूजन को हम निषेचन बोलते हैं। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं, इसे निषेचन कहते हैं। और निषेचन के पश्चात क्या बनता है? हमारे यहाँ जाइगोट यानी युग्मनज बनता है, और यही युग्मनज डिवाइड करता है, यानी माइटोटिकली समसूत्री विभाजन की शुरुआत करता है और यूट्रस की तरफ यानी गर्भाशय की तरफ मूव करता है। इस प्रक्रिया को हम विदलन बोलते हैं, यानी क्लीवेज बोलते हैं। जाइगोट क्रमशः 2 सेल अवस्था, 4 सेल अवस्था, 8 सेल अवस्था, जिसे कि हम नाम देते हैं मारूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रोला, इन अवस्थाओं को अचीव करता है। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि निषेचन होता कैसे है। तो निषेचन में हमारे यहाँ बहुत सारे शुक्राणु अवेलेबल होते हैं, लेकिन अंडा एक होता है। तो एक जो सबसे बेहतर शुक्राणु होता है, एक जो सबसे बेहतर शुक्राणु होता है, वही क्या करता है? अंडे को निषेचित करता है, फर्टिलाइज करता है। वही इस अंडे को क्या करता है? निषेचित करता है या फर्टिलाइज करता है। और जो शुक्राणु होता है वही डिटरमाइन करता है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो मेल होगा या फीमेल होगा, क्योंकि आपको पता होगा मेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्स से, एक्स वाई से, और फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्स से। तो डिपेंड करता है कि युग्मक जो बन के आया है, यानी जो इस गैमीट बन के आया है, वो उसका रीजन क्या है, एक्स वाला है या वाई वाला है, वही डिटरमाइन करता है कि सेक्स क्या होगा। समसूत्री विभाजन यानी विदलन की शुरुआत तब होती है जब युग्मक अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ यानी स्टमस से गर्भाशय की ओर बढ़ता है। तो क्रमशः 1 सेल, 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल बनाते बनाते धीरे 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 ये पहुंचता है, गर्भाशय की ओर पहुंचता है। फिर इसका अंतरोपण होता है, इम्प्लांटेशन होता है। अंतरोपण किसे कहते हैं, इम्प्लांटेशन किसे कहते हैं? जब यही डेवलपिंग एम्ब्रियो हमारे इंडोमेट्रियम लाइनिंग से इनकारपोरेट हो जाता है, जुड़ जाता है, तो उसे हम कहते हैं क्या? अंतरोपण कहते हैं। अंतरोपण के लिए जो किनारे की सेल होती हैं, जो जिन्हें कि हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, वो उंगलीनुमा प्रवर्ध बनाती हैं, जिसे कि हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। और एक कोरियोनिक विलाई जो होती है वो अंतरोपण में मदद करती है। फिर हम बात करते हैं सगर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्तन की। तो भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात पोषकोरक जो होता है उसमें उंगली जैसी संरचना उभरती है, जिन्हें हम जरायुज अंकुर कहते हैं, यानी कोरियानिक वेलाई कहते हैं। ये जरायु अंकुरण होता है गर्भाशय उत्तक और मातृ रक्त के आच्छादित होते हैं। जरायु अंकुरण और गर्भाशय उत्तक एक दूसरे के साथ अंगुली युक्त या इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं तथा संयुक्त रूप से परिवर्धनशील भ्रूण और मातृ शरीर के साथ एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का गठन करते हैं, जिन्हें अपरा यानी प्लेसेंटा कहते हैं। अगर हम अपरा की बात करें कि अपरा क्या होता है, तो अपरा भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जी अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। यह अपरा एक नाभि रज्जु यानी अम्बलाइकल कार्ड द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है, जो भ्रूण के सभी आवश्यक पदार्थों को अंदर लाने तथा बाहर ले जाने का कार्य में मदद करता है। अपरा अंतःस्रावी ऊतकों की तरह भी कार्य करता है और अनेक हार्मोन जैसे कि मानव जरायुज गोनाडोट्रोपिन यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, मानो अपरा लेक्टोजन यानी ह्यूमन प्लेसेंटल लेक्टोजन, एचपीएल कहते हैं जिसे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आदि उत्पादित करता है। सगर्भता तथा सगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में अंडाशय द्वारा रिलैक्सिन नामक एक हार्मोन स्रावित किया जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि एचसीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन स्त्री में केवल सगर्भता की स्थिति में ही उत्पादित होते हैं। इसके अलावा दूसरे हार्मोनों जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन आदि की भी मात्रा सगर्भता के दौरान माता के रक्त में कई गुना बढ़ी हुई पाई जाती है। इन हार्मोनों के उत्पादन में बढ़ोतरी होना भी भ्रूण वृद्धि, माता के उपापचयी क्रियाओं में परिवर्तन तथा सगर्भता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। अगर अंतरोपण की बात करें तो अंतरोपण के तुरंत बाद अंतर कोशिकाएं जो होती हैं, यानी भ्रूण बाह्य त्वचा नामक एक बाहरी स्तर और अंत त्वचा यानी एंडोडर्म नामक एक भीतरी स्तर से विभेदित हो जाता है। इस बाह्य त्वचा और अंत त्वचा के बीच जल्द ही मेसोडर्म प्रकट होता है। यह तीनों ही स्तर वयस्कों में सभी ऊतकों का निर्माण करते हैं। यहाँ एक उल्लेख करना आवश्यक है कि इस अंतर कोशिकाओं समूह के कुछ निश्चित तरह की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें स्टेम सेल्स कहते हैं, जिनमें यह क्षमता होती है कि सभी अंगों का तथा ऊतकों का निर्माण कर सकें। सगर्भता के विभिन्न महीनों में भ्रूण परिवर्तन के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, अगर इसकी बात करें हम, सगर्भता की अवधि लगभग हमारे यहाँ 9 महीनों की होती है। ठीक है, अलग अलग जानवरों में इस सगर्भता का जो ड्यूरेशन होता है अलग अलग होता है। सगर्भता के बाद भ्रूण का हृदय निर्मित होता है। एक बढ़ते हुए भ्रूण का पहला संकेत स्टेथोस्कोप से उसके हृदय की धड़कनों को ध्यानपूर्वक सुना जा सकता है। सगर्भता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण के पाद और उंगलियां विकसित होती हैं।
12वें सप्ताह यानी पहली तिमाही के अंत तक लगभग सभी प्रमुख अंग तंत्रों की रचना हो जाती है। उदाहरण के लिए पाद एवं बाह्य जनन अंग अच्छी तरह विकसित हो जाते हैं। गर्भावस्था के 5वें माह के दौरान अगर हम देखें तो गर्भ की पहली गतिशीलता और सिर पर बालों का उग जाना सामान्यतः देखा जा सकता है। लगभग 24वें सप्ताह के अंत तक देखें अगर हम यानी दूसरी तिमाही की बात करें तो पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल जाते हैं, आंखों की पलकें अलग हो जाती हैं तथा बरौनियां बन जाती हैं। गर्भावस्था के 9वें माह के अंत तक भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। अब बात करेंगे प्रसव की, तो मानव में सगर्भता का औसत अवधि जो होता है 9.5 महीने होता है, जिसे गर्भावधि यानी गेस्ट्रेशन पीरियड कहते हैं। सगर्भता के अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचन के कारण गर्भ बाहर निकल जाता है। गर्भ के बाहर निकलने की इस क्रिया को शिशु जन्म या प्रसव पार्चुरेशन कहा जाता है। प्रसव एक जटिल अंतःस्रावी यानी न्यूरो इंडोक्राइन क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होता है। प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित भ्रूण एवं अपरा से उत्पन्न होते हैं, जो हल्के गर्भाशय संकुचनों को प्रेरित करते हैं, जिन्हें गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहते हैं यानी फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। यह मात्र पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन के निकलने की क्रिया को सक्रिय बनाती है। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय पेशी पर कार्य करती है तथा इसके कारण जोर जोर से गर्भाशय में संकुचन होने लगता है। गर्भाशय संकुचन ऑक्सीटोसिन के अधिक स्रवण को दीपित करता है। गर्भाशय संकुचनों द्वारा ऑक्सीटोसिन स्राव के बीच लगातार उद्दीपक प्रतिवर्त के कारण यह संकुचन तीव्र से तीव्रतर होता चला जाता है। इससे शिशु माँ के गर्भाशय से जनन नाल द्वारा बाहर आ जाता है यानी प्रसव संपन्न हो जाता है। शिशु के जन्म के तुरंत बाद अपरा भी गर्भाशय से बाहर निकल जाता है। क्या आप सोच रहे हैं कि डॉक्टर प्रसव को प्रेरित करने के लिए इंजेक्शन देता है? नहीं। तो इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीटोसिन होता है वही जनन में मदद करता है, बर्थ में मदद करता है। स्त्री के स्तन ग्रंथियों की सगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं और सगर्भता के अंत में इनके दुग्ध उत्पन्न होने लगता है। इस प्रक्रिया को दुग्ध स्रवण यानी लैक्टेशन कहते हैं। यह माँ को अपने नवजात शिशु का आहार पूर्ति कराने के लिए मदद देता है। दुग्ध स्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तनीय या खीस कहते हैं, कोलेस्ट्रम जिसमें पाया जाता है। इसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज समाहित होते हैं, जो नवजात शिशु को प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए परम आवश्यक होते हैं। एक स्वस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रसव के बाद प्रारंभ के कुछ महीनों तक शिशु को माँ का स्तनपान की सलाह डॉक्टर द्वारा दी जाती है। ये तमाम बातें हम इस इन्फॉर्मेशन में इस चैप्टर में पढ़े हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना रिवीजन आप कर लेंगे। इतना रिवीजन कर लेंगे तो आपको जितने मिलने वाले क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजीली से टैकल कर ले जाएंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके आगे वाला अध्याय जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को रिवाइज करें। धन्यवाद। टाटा, टेक केयर, बाय।